नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए एग्रीकल्चर अपडेट में। जी हाँ, आप लोग जानते हैं कि हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा कुछ अपडेटेड कंटेंट शेयर किया जाता है, उसको हम लोग ट्राई करते हैं कि बेटर तरीके से आपके सामने रख सकें, जो कि आपके आने वाले यूपीएससी, नाबार्ड, एएफओ या और भी एग्रीकल्चर के अगर आप एग्जाम देते हैं या आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं या आप एग्रीकल्चर फार्मर हैं, तो आपको डेली नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए ये सेशंस बहुत जरूरी है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नए इनोवेटिव जो बायोटेक सॉल्यूशंस हैं वो एग्रीकल्चर को चेंज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के जो फ्यूचर है उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अलावा उसमें लाइव स्टॉक है या एक्वाकल्चर है उसको कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये आज के इस सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी आप ये कह सकते हो कि एक नई साइंस है, एक नई टेक्नोलॉजी है जिसका यूज किया जाता है कि आपका जो एग्रीकल्चर ही नहीं है, जैसे आपका कोई लिविंग बीइंग है, उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज कर या आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज कर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है या उस ऑर्गेनिज्म का कोई एक सेल है या कोई एक पार्ट है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जाती है, उसमें कोई डेवलपमेंट किया जाता है जिससे या तो उसकी प्रोडक्टिविटी को हम एनहेंस करना चाहते हैं या हम उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं या फिर हम उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उन पर्पसेस के लिए इसको किया जाता है। तो जैसे आप लोग इन विट्रो सिलेक्शन करते हैं या आप यहां पर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो ये जो आपके मेथड्स हैं वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर इंट्रोड्यूस हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग माइक्रो प्रोपेगेशन की बात करते हो या आप सेल कल्चर की बात करते हो, वो सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो यहां अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का फ्यूचर जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है और एक हेल्प कर रही है कि हम लोग क्रॉप इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, डिजीज मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं या एक सस्टेनेबल फार्मिंग जो प्रैक्टिस है उसको कैसे अडॉप्ट किया जा सकता है। रिसेंट एडवांसमेंट इन जीनोम एडिटिंग, molecular breeding and biotech solution or biocontrol solution are enhancing the productivity and resilience in these sector, positioning India as a global force। मतलब यहाँ पर इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पर पहचान दिलाने में ये जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, जीनोमिक एडिटिंग है या बायो कंट्रोल सॉल्यूशंस हैं, तो ये ना कि केवल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही हैं बल्कि इंडिया को भी ग्लोबल लेवल पर एक अच्छी पहचान देने में यहाँ पर जो है रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि पावर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्या है। तो agriculture biotechnology is breaking new record with advanced research in genomics, proteomics, transgenics and gene editing. The Department of Biotechnology's Agriculture Biotechnology program support the innovative biotechnological research for achieving the sustainable agriculture by leveraging the latest advance in technology. The main achievement include, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ achievements आपके सामने रखी गई है। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ improved crop variety in term of yield, better adaptability to biotic and biotic stress and improved nutritional parameter। मतलब यहां पर क्या है, जैसे आप लोग बायो फोर्टिफाइड वैरायटी की बात करते हो, है ना, तो उसमें आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहेंस करना इस टेक्नोलॉजी का यूज कर और वहीं अगर हम बात करते हैं तो आपका बायोटेक्नोलॉजी में वैरायटीज को हम लोग या तो यील्ड के पर्सपेक्टिव में बेटर बनाते हैं कि जिस वैरायटी के अंदर हमने चेंज किए हैं वो उससे भी बेटर होनी चाहिए जो नई वैरायटी हमने डेवलप की है, या फिर वो आपकी बेटर अडेप्टेबल होनी चाहिए। आपका जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस है, यानी कि किसी प्रकार का कोई पैथोजन अटैक करता है, डिजीज अगर अटैक करता है क्रॉप के ऊपर, तो उस कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सके और बेटर परफॉर्मेंस वहां पर दे सके। और या फिर आपका कोई एबायोटिक स्ट्रेस है, जैसे कि कोई फ्लड जैसी कंडीशन है, ड्रॉट जैसी कंडीशन है, तो उसमें भी आपका बेटर परफॉर्म कर सके। तो यहां पर लास्ट 10 ईयर में कितनी वेराइटीज हैं अलग अलग क्रॉप की जिनको यहां पर रिलीज किया गया या डेवलप किया गया। तो राइस की 37 वेराइटी हाईएस्ट वेराइटीज है, उसके बाद मेज की 7 वेराइटीज हैं, वीट की 3 वेराइटीज हैं, चिकपी की 3 वेराइटीज हैं,
ग्राउंडनट की 2 वेराइटीज हैं, रोज, सोयाबीन, ओक्रा, बिटर गॉर्ड, मूंगबीन, यूकलिप्टस एंड पीस की यहाँ पर क्या है, एक एक स्पीसीज हैं जिनको डेवलप किया गया है लास्ट 10 इयर्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ अगर हम बात करें तो एक वेराइटी जो है वो काफी मतलब इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके सामने है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब ये वेराइटी क्या है, तो देखो क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप के नाम से यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट दिया है, और ये क्या है, इसके अंदर ए न्यू सुपीरियर क्लाइमेट स्मार्ट ड्रॉट टॉलरेंट हाई यील्डिंग चिकपी वेराइटी सात्विक। अब वेराइटी का नाम है सात्विक या NC9। ये वेराइटी किसकी है, चिकपी की है, चने की है, और इसकी हाई यील्डिंग है। और वेराइटी कैसी है, क्लाइमेट स्मार्ट ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब यहां पर क्या है, जो लगातार मौसम बदल रहा है, एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि लगातार जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और ग्लोबल लेवल पर आपको ये पता होना चाहिए लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज हो चुका है। अब यहां अगर हम बात करें तो सात्विक वैरायटी जो है वो अप्रूव की गई है सेंट्रल सब कमेटी ऑफ ऑन क्रॉप स्टैंडर्ड के द्वारा, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि इस प्रकार से नई इनोवेशंस जो है वो आने वाले टाइम में हेल्प करेंगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। इसके अलावा एक जीनोम एडिटेड क्रॉप है, और यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये जो वेराइटीज है वो राइस की, इंडियन राइस वेराइटी MTU 1010। अब ये आपका ना कि केवल यहां पर हाई यील्डिंग प्रोडक्शन करती है, बल्कि इसके अलावा एक और यहां पर है कि इसके अंदर जो पेरेंट लाइन है, पेरेंट लाइन मतलब जो इसकी प्रीवियस लाइन थी उससे ये बेटर है किसके अंदर, आपकी हायर यील्ड में। और हायर यील्ड किसमें, ग्रीन हाउस कंडीशन में। ग्रीन हाउस आपको पता होगा जिसके अंदर हम प्रोटेक्टर कल्टीवेशन में आपका जो है ग्रो करवाते हैं। तो यहां पर ये वैरायटी जो हमारी जीन एडिटिंग के द्वारा ग्रो करवाई गई है, ये किससे बेटर है, अपनी पेरेंट लाइन से, जो अपने पेरेंट से उनसे बढ़िया है। इसके अलावा यहां पर एक और वैरायटी है DEP1 डेंस इरेक्ट पेनिकल G प्रोटीन सब यूनिट जीनोम एडिटिंग राइस लाइन प्रोड्यूस लार्ज स्पाइक विद इंक्रीज्ड ग्रेन नंबर एंड यील्ड। यहां पर क्या है, ये वैरायटी एक डेवलप की गई, और इसमें आपका मेनली यहां पर इस टारगेट के अंदर फोकस रखा गया कि जो आपके स्पाइक्स हैं उनकी जो लेंथ है वो ज्यादा है यहां पर, और इसके अंदर नंबर ऑफ ग्रेन भी ज्यादा है और यील्ड भी क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार से नई वेराइटीज को डेवलप किया जा रहा है ताकि नंबर ऑफ ग्रेन को हम पर प्लांट इंक्रीज कर सकें, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर सकें, एज वेल एज उसके अंदर बायोटिक या एबायोटिक रेजिस्टेंट डेवलप कर सके, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इन वेराइटीज का एग्जांपल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीनोटाइप एरे, जीनोटाइप एरे यहां पर क्या है, फर्स्ट एवर 90 के पैन जीनोम SNP जीनोटाइपिंग एरे INDRA डेवलप्ड फॉर राइस हैज बीन कमर्शियलाइज्ड फॉर पब्लिक यूज। अब इसका मतलब यहां पर क्या है, ये देखो जो आपका 80 के 90 के पैन जीनोम जो आपका SNP जीनोटाइप है, इसमें क्या है कि यहां पर ये कह सकते हो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है, एक पर्टिकुलर जो आपका जीनस है या स्पीसीज है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल DNA फिंगरप्रिंटिंग या वैरायटी आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग जेनेटिक प्योरिटी, इनको आइडेंटिफाई करने में यहां पर क्या करते हैं, ये एरे हेल्प करते हैं। तो जिससे अब यहां पर राइस और चिकपी की जो वेराइटीज है उनकी जो जेनेटिक प्योरिटी है या उनका जो वेराइटीज का आइडेंटिफिकेशन है या जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है, उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस प्रकार से जो मार्कर्स होते हैं वो यहां पर एक तो सिलेक्शन को बेटर कर देते हैं, और एक प्रकार से आने वाली जो ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट्स होती हैं उनमें और बेटरमेंट हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि एमेरेंथस जेनेटिक रिसोर्स, एमेरेंथस जेनेटिक रिसोर्स यहां पर क्या है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है एमेरेंथस जेनेटिक रिसोर्स डेटाबेस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक फॉर द स्क्रीनिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एमेरेंथस ग्रेन एंड ए 64K SNP चिप। एमेरेंथस accession screening used the above resource has been shown to counteract high fat diet induced obesity, and this is significant enabled for the rapid screening of amaranthus accession for cultivation as well as varietal development। मतलब यहां पर क्या है amaranthus जो है उसका एक जेनेटिक रिसोर्स डेटाबेस तैयार किया गया है, और इसमें जो टेक्निक है वो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि NIRS को फॉलो किया गया, किसके लिए, जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है एमरेंथस ग्रेन की उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसके अलावा एक 64 SNP चिप ही यहाँ पर जो है डेवलप किया गया। अब इससे फायदा क्या होगा, एक तो उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी हमें पता चलेगी और उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले टाइम में जो वेरिएटल इंप्रूवमेंट है वो और बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगेन क्या हो गया, न्यूट्रिशन क्वालिटी की बात कर दी। नेक्स्ट आपका है फंगल
फंगल बायो कंट्रोल। तो फंगल बायो कंट्रोल में यहाँ पर क्या है, अब देखो मैंने ऑलरेडी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग माइको कल्चर भी करते हैं, मतलब किसी प्रकार की जो फंगस है उसका भी कल्चर कर सकते हैं, या फिर हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं, सेल कल्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है। इसमें आपका बायो जो फंगल बायो कंट्रोल है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि ए स्टेबल फंगल बायो एंजाइम नैनो फॉर्मुलेशन फ्रॉम माइरोथीसियम एंड वेरुकेरिया। माइरोथीसियम वेरुकेरिया एक फंगस है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर क्या किया गया, फॉर्मुलेट किया गया, जिसको यूज किया जाता है आपका पाउडरी मिल्ड्यू को टोमेटो और ग्रेप्स के अंदर कंट्रोल करने के लिए। आपको पता है कि टोमेटो और ग्रेप्स के लिए पाउडरी मिल्ड्यू एक बहुत ही ड्रास्टिक डिजीज है, और इसको कंट्रोल करने के लिए यहां पर इस फंगस का जो बायोकल्चर है, या ये कह सकते हो कि नैनो फॉर्मुलेशन जो है वो यहां पर डेवलप किया गया है। इसके अलावा किसान कवच एक एंटी पेस्टिसाइड सूट डिजाइन किया गया है। आप ये कह सकते हो कि सूट है एक प्रकार का, जो कि अब जैसे फॉर एग्जांपल किसान जो है वो पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं फील्ड में, तो उनके ऊपर जो आपका कई बार जो है उस पेस्टिसाइड का इंपैक्ट बहुत नेगेटिव होता है। तो किसान कवच क्या है, एक प्रकार से आपका ये कह सकते हो कि सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए फार्मर्स के लिए इसको डेवलप किया गया है, और ये कुछ इस प्रकार का है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। इसका फैब्रिक जो है इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यहां पर ये जो है आपका जो पेस्टिसाइड होगा उसका इंपैक्ट जो है बॉडी के ऊपर मिनिमाइज कर देगा। तो यहां पर इसको जो है अभी डेवलप किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका है रेवोल्यूशनाइजिंग द एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब यहां पर हम अभी तक बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट किया गया, इसके अलावा अभी एनिमल्स जो या लाइवस्टॉक सेक्टर है उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, और फिर हम लोग एक्वाकल्चर की बात करेंगे। तो देखो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए आज प्रेजेंट टाइम में इंडियन कंडीशन में देखते हुए लाइवस्टॉक एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और लगभग आपकी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का डिपेंडेंसी काफी हद तक जो है लाइवस्टॉक के ऊपर है। और वहीं अगर हम बात करें तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि एनिमल्स की हेल्थ को इंप्रूव करना, जैसे कि उसके अंदर वैक्सीन जो है डिफरेंट टाइप डेवलप कर सकते हैं, या जो आपका डायग्नोस्टिक जो है यहां पर ये कह सकते हो कि किसी प्रकार की जो डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, या फिर ये कह सकते हो कि रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को या जीनोमिक्स एंड जेनेटिक कैरेक्टराइज फॉर द ब्रीड इंप्रूवमेंट, मतलब आपका ब्रीड्स को इंप्रूव करने के लिए जो जीनोमिक टेक्निक्स है उनको और इंप्रूव करना और उनको बेटरमेंट करना, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम एक ब्रीड को इंप्रूव कर सकें और एक बेटर प्रोडक्शन जो है एनिमल से लिया जा सके। तो उसको हम एनिमल बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी का एनिमल्स में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हो कि मल्टीपल वेटनरी टेक्नोलॉजी हैव बीन डेवलप्ड एंड ट्रांसफर्ड टू इंडस्ट्री फॉर कमर्शियलाइजेशन, मतलब बहुत सारी ऐसी वैक्सीन और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और वो आपका इंडस्ट्रीज को भी कमर्शियल तौर के लिए जो है आपका इनको यूटिलाइज किया गया। जैसे लंपी स्किन डिजीज, ये काफी एक पॉपुलर डिजीज आपको पता है कि रहा था, और ये कोरोना के आसपास था, और इस डिजीज से निपटाने के लिए, इस डिजीज के अगेंस्ट में यहां पर एक mRNA वैक्सीन को डेवलप किया गया था, तो वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो पाया था। इसके अलावा क्रिस्पर CS बेस्ड रैपिड पॉइंट ऑफ केयर लेटरल फ्लो ऐसे प्लेटफॉर्म फॉर डॉग पैरासाइट लाइक द बेबिसिया जिप्सोनी एंड Ehrlichia canis and a field level affordable farmer friendly quantitative method to diagnose the intramammary infection such as well as subclinical mastitis in bovine। मतलब यहां पर क्या है कि जो डॉग हैं उनके अंदर आपका जो पैरासाइट्स होते हैं जैसे कि बेबिसिया जिप्सोनी या फिर एर्लिंकिया कैनिस, तो इनको आपका एक प्रकार से आइडेंटिफाई करना, इनके अगेंस्ट में केयर डेवलप करना। इसके अलावा फार्मर्स को खुद अपने लेवल पर आइडेंटिफाई करना कि जो मेस्टाइटिस की बोवाइन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, उनको आइडेंटिफाई करना। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट, जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी एक किट आती है ना, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट यहां पर डेवलप की गई है, और इस किट का एक ही मेन टारगेट है कि जो देखो फॉर एग्जांपल बोवाइन जो होते हैं इनको अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो आपकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, और उसके लिए डॉक्टर का सुपरविजन या फिर ये कह सकते हो कि एक डॉक्टर ही उसको आइडेंटिफाई करके बता सकता है। लेकिन यहां पर इजीली हम लोग जो यूरिन है उसको आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो उससे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एनिमल आपका प्रेग्नेंट है या एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, और फार्मर उसको जो है खुद अपने लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप
की गई है, जिसमें एक डायग्नोसिस आप लोग कह सकते हो कि पहले हमें पता चल जाएगा, तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोल्ट्री वैक्सीन इनोवेशन, पोल्ट्री वैक्सीन इनोवेशन के अंदर क्या है कि सब वायरल पार्टिकल बेस्ड इन्फेक्शियस ब्रुसल डिजीज रिकम्बिनेंट वैक्सीन प्रोटोटाइप इंटेंडेड फॉर द यूज अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ब्रुसल डिजीज। अब यहां पर इन्फेक्शियस जो ब्रुसल डिजीज है उसके अगेंस्ट में एक आपकी ये कह सकते हो वैक्सीन डेवलप की गई है, जो कि आपका, क्योंकि एक ये कह सकते हो कि देखो इस डिजीज को हम लोग गुम्ब्रो डिजीज ऑफ पोल्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफी हार्मफुल डिजीज है और इससे काफी बड़ा लॉस जो है वो पोल्ट्री सेक्टर में देखने को मिलता है। तो यहां पर ये कह सकते हो कि उसको आपका मिनिमाइज करने के लिए इसको यहां पर वैक्सीन को डेवलप किया गया, जिससे आपका काफी हद तक जो है डेवलपमेंट देखने को मिला। तो द एसओपी बेस्ड वैक्सीन प्रोटेक्ट द ब्रॉयलर बर्ड्स एंड कैन सेफली बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू डे ओल्ड चिक्स। मतलब यहां पर क्या है कि जो आपके चिक्स हैं उनके अंदर इस प्रकार के डिजीज या बीमारी ना आए और उससे बचने के लिए जो है आपका यहां पर इसको आपका यूज किया जा सकता है, इस वैक्सीन को फॉलोअप किया जा सकता है। फिर आपकी बारी आती है बोवाइन मैस्टाइटिस रिसर्च। अब बोवाइन मैस्टाइटिस रिसर्च के अंदर आपके जो है 22 बोवाइन मैस्टाइटिस एसोसिएटेड नॉन एरेस स्टेफाइलोकोकी एंड मेमेलियोकोकाई, यहां पर ये दो फंगस है आप लोग जानते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया, इनके डिफरेंट जो है 22 जीनोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया गया, जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चल चुका कि ये सारे के सारे जो है आपके मैस्टाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इसमें और बेटरमेंट कर सकते हैं, इसके क्योर और जो आपका प्रिवेंशन है उसको बेटर कर सकते हैं, ताकि ये डिजीज हमारे एनिमल्स के अंदर ज्यादा आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इफेक्ट ना कर सके। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका अगला पार्ट है एक्वाकल्चर और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी। तो एक्वाकल्चर और मैरीन बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, तो सबसे पहला यहां डेवलपमेंट देखा गया कि श्रिम्प डाइट। अब श्रिम्प डाइट में क्या है कि यहां पर आपको पता होना चाहिए श्रिम्प्स की डाइट जो है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या आती है, ठीक है। फिश मील इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन श्रिम्प फीड, है ना। यहां पर अगर हम बात करें तो ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इशू रिप्लेसमेंट ऑफ फिश मील इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च इन एक्वाकल्चर न्यूट्रिशन। यहां पर क्या है कि फिश मील को आपका जो है कोई ना कोई अल्टरनेटिव उसका फाइंड आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक तो हाई कॉस्ट था और दूसरा एक्वाकल्चर न्यूट्रिशन वैल्यू को इंप्रूव करना जरूरी था। तो साइंटिस्ट ने यहां पर जो है आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में रिसर्च करते हुए पाया कि यीस्ट फर्मेंटेशन अगर हम सोयाबीन मील की करते हैं तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं आपका न्यूट्रिशनल डाइजेस्टिबिलिटी और ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। साथ में यहां पर क्या है, द ग्रोथ ट्रायल रिजल्ट इंडिकेटेड दैट सोयाबीन मील कैन बी इंक्लूडेड अप टू 35% इन ग्रो आउट फीड। यहां पर क्या है कि इसको हम 35% तक इंक्रीज कर सकते हैं, और किसके साथ, इसके अंदर यहां पर हम पी वेनेमी एंड फर्मेंटेशन इंप्रूव द ग्रोथ बाय अप्रोक्सीमेटली 8.5%। मतलब यहां पर क्या है कि इसके अंदर हम अगर इस यीस्ट के साथ हम क्या करते हैं, इसको ट्रीट करते हैं, तो उससे आपका यूज किया जा सकता है किसको, सोयाबीन मील को, और वो एक प्रकार से रिप्लेसमेंट का पार्ट यहां पर बन सकता है। लेकिन अभी तक इसमें रिसर्च जो है फर्दर की जा रही है और इसका सॉल्यूशन जो है वो जल्दी हमें मिल जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो आपकी फीड की प्रॉब्लम है श्रिम्प कल्चर के अंदर, वो हमारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारी बारी आती है CIFA ब्रूड वैक। अब यहां पर क्या है, एक नोवल वैक्सीन है हैज बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट मोर्टेलिटी इन फिश पाउंड सिक्योरिंग द एक्वाकल्चर स्टॉक हेल्थ। ए यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिव फिश फीड डिजाइनर वर्जन 2 has been developed for the formulation of cost effective fish feed with non conventional ingredient। मतलब यहां पर क्या है, एक आपका सीफा ब्रूड वैक्सीन है, जो कि एक वैक्सीन है जो कि मोर्टेलिटी जो होती है फिश पाउंड्स के अंदर उसको कम करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर जिसको हम बोल सकते हैं कि इंटरेक्टिव फिश फीड डिजाइनर वर्जन जो है 2 यहां पर डेवलप किया गया, जो कि आपका हेल्प करेगा फॉर्मुलेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव फिश फीड विद नॉन कन्वेंशनल इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो यहां पर नॉन कन्वेंशनल इंग्रेडिएंट जो है इनको आपका ना यूज करते हुए इसके अंदर ये फॉर्मुलेशन जो है आपका कॉस्ट इफेक्टिव फिश फीड उसको डेवलप करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा ये आप ये कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंक्लूजन यही है कि आपका बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल साइंस को हम लोग जो है आने वाले टाइम में एक सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, आपका जो एबायोटिक स्ट्रेस है उनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट डेवलप करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं और आने वाले टाइम में काफी इंप्रूवमेंट इस सेक्टर के अंदर देखी जा सकती है। तो ये आज के टाइम पर जरूरी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस है उसके द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया था। और आज के टाइम पर इसमें क्या अपडेटेशन हम लोग देख सकते हैं आने वाले टाइम में, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, माफी चाहता हूं।
और इसके अंदर आने वाले टाइम में हम और क्या अपडेट दे सकते हैं और आने वाले टाइम में और हमारे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपका टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, खासकर बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग क्या इंप्रूवमेंट जो है आपका देख सकते हैं। तो ये सेशन आज तक यहाँ यहीं पर था और आने वाले टाइम के अंदर और भी जो इंप्रूव्ड सेशंस होंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो कंटेंट होगा जो करंट अफेयर का उसको भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बाकी अगर आपको चैनल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा और आने वाले टाइम में आप किस प्रकार की वीडियोस जो है आपको चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।